हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 12th हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पेपर स्टार्ट हो रखे हैं। आप सबको पता है 12th क्लास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में माइक्रो एंड मैक्रो हम स्टडी कर रहे थे। उस दिन के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी किए हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियो देख ली होंगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वो होने वाली हैं सारी वीडियो। जो भी वन डे वन डायग्राम या वन डे वन कंसेप्ट या फिर और मैंने चैप्टर वाइज कुछ सीरीज स्टार्ट करवा रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज जो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, सुपर श्योर टॉपिक या सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, इस नाम से आपकी ये यूनिट वाइज सीरीज़ होगी, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 4 यूनिट हमारी फर्स्ट सेम में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड 4 यूनिट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं। तो यूनिट वाइज मैं इनके पार्ट बनाऊंगी, जितने ज़्यादा चैप्टर होंगे उसके अकॉर्डिंगली पार्ट बन जाएंगे। तो आज मैं आपको इस सेशन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो 3 चैप्टर हैं वो मैं आपको यहाँ पर उनके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप ये करवाने वाली हूँ। आप बहुत ध्यान से इनको देख लेना। 16 नंबर के 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये भी अच्छे से समझ के कर लिए, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगी विद ऑप्शन, अगर ये आपने समझ के कर लिए तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प इनसे हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर, कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने इसका उल्टा पूछ लिया कि प्राइस थ्योरी किसको कहा जाता है, तो इसका मतलब व्यष्टि शास्त्र या फिर कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो प्राइस थ्योरी का जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ इसका इंग्लिश में भी बता दूंगी मीनिंग। नेक्स्ट है, कौन सा व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है, यानी कि माइक्रो वेरिएबल कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, श्रम का उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। अब तीनों ऑप्शन ध्यान से बिल्कुल पढ़िए। एक क्वेश्चन पर 1-1.5 मिनट आप दीजिए कि एक क्वेश्चन ये देखिए आपको दे रखा है कि माइक्रो वेरिएबल कौन सा है, ये पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर। अब यहाँ पर कीमत स्तर कोई एक कीमत स्तर या इसकी बात नहीं है कि आप ये सोचो कि अभी पहला क्वेश्चन तो हमने कीमत सिद्धांत को वेस्टी बोल रहे हैं तो ये यही हो गया वेस्टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। तो ये जनरल प्राइस लेवल है मैक्रो में जो पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय आय भी मैक्रो में पढ़ा जाता है। फर्म का उत्पादन, फर्म उद्योग ने, यहाँ पर फर्म है, इसका मतलब ये आपका ठीक आंसर है सी। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है मैक्रो वेरिएबल कौन सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है स्टडी जो की जाती है इकोनॉमी एज ए होल, ये स्टडी की जाती है, और किसी एक इंडिविजुअल, एक फर्म, ये बात की जाती है किसमें? माइक्रो में। और यहाँ पर पूछा है समष्टि कौन सा है, तो मांग की लोच माइक्रो में हम पढ़ते हैं, लगान, रेंट थ्योरी वगैरह माइक्रो में, एक वस्तु की कीमत माइक्रो में, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये हम पूरे बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, इसका मतलब मैक्रो वेरिएबल है ये। नेक्स्ट है, कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? अब यहाँ पर पूछा मैक्रो वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। मैक्रो वेरिएबल कौन सा नहीं है? अब देखो, रोजगार का सिद्धांत मैक्रो है, आय का सिद्धांत मैक्रो है, मौद्रिक नीति मैक्रो है, बट मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इन्होंने पूछा कौन सा मैक्रो नहीं है, तो इसका मतलब बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा व्यष्टि शास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि किसी एक वस्तु की कीमत या किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, इनके बारे में हम स्टडी, तो वस्तु कीमत का निर्धारण, बी विल बी राइट आंसर। कौन सा समष्टि है? मैक्रो वेरिएबल कौन सा है? अब मांग की लोच, उपभोक्ता संतुलन, एक वस्तु कीमत, ये सब हम माइक्रो में पढ़ते हैं, बट डी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रीय आय, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। व्यष्टि शास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? मीन्स अभी इन चारों में से ये देखना है कि माइक्रो में कौन सा, तो वही वस्तु की कीमत का निर्धारण। उसके बाद है, कौन सा व्यष्टि शास्त्र का अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 8, व्यष्टि यानी कि माइक्रो वेरिएबल कौन सा है? डी विल बी राइट आंसर। मांग का सिद्धांत, क्योंकि अभी हम बार बार वही पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड किस में पढ़ते हैं? माइक्रो में, बट नेशनल इनकम है, ट्रेड साइकिल है, एग्रीगेट डिमांड है, ये हम सब किस में पढ़ते हैं? मैक्रो में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम मैक्रो वेरिएबल, क्योंकि इंटरनेशनल बड़े लेवल की बात हो गई ना, तो इसमें हम मतलब समष्टि का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, तो समष्टि शास्त्र क्या है आपका? इसका ठीक आंसर है बी।
क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने आपको समझाया हुआ है बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हमारी एक वीडियो भी है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत ज़्यादा क्लियर उसमें समझा रखा है कि वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक क्या होता है, क्या था, क्या होगा, ये सब हम वास्तविक में, बट आदर्शात्मक क्या होना चाहिए, अगर कोई पॉलिसी ऐसे बनी तो उसको कैसा होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो इसमें आदर्शात्मक नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो, व्यापार चक्र, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा था। ये देखिए, व्यापार चक्र व्यष्टि का, इन्होंने पूछा था व्यष्टि का कौन सा है, तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय तो मैक्रो का है, व्यापार चक्र भी मैक्रो का है, समग्र मांग में मैक्रो का है, तो मांग का सिद्धांत यहाँ पर। अब इन्होंने पूछा है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन, समष्टि का तो फिर हम थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में ही पढ़ेंगे। उसके बाद है कौन सा समष्टि नहीं है? उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता एक उपभोक्ता की बात हो रही है, वो हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो में। अब है ट्रू एंड फॉल्स। अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है? नहीं, अर्थशास्त्र भौतिक या भौतिक सभी वस्तुओं का अध्ययन करता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज 1896 में प्रकाशित हुई थी, 1890 में हुई थी, 1890 में। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था। साधन कीमत का सिद्धांत हम व्यष्टि शास्त्र में पढ़ते हैं, ये ठीक बात है। फैक्टर प्राइसिंग जो थ्योरी है वो हम माइक्रो में ही पढ़ते हैं। फोर्थ है समष्टि शास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। सीमित साधनों को धन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। कि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और लिमिटेड रिसोर्सेज को ही धन कहा जाता है। उसके बाद है व्यष्टि शास्त्र ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया, जिसका मतलब बड़ा। इन्होंने पूछा व्यष्टि, व्यष्टि मतलब माइक्रो, माइक्रो तो माइक्रोस से लिया गया है और छोटा होता है उसका मतलब, यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, क्योंकि मैक्रोस तो मैक्रो इससे है और मैक्रोस का ही मतलब बड़ा होता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है चैप्टर सेकंड, कौन सी अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या नहीं है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, पूर्ण रोजगार कैसे किया जाए, ये सब तो केंद्र समस्या है, बट नहीं है पूछा है तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढलान यानी कि पीपीसी, हमारा कनकेव होता है पीपीसी, तो ये क्या होगा? मूल बिंदु की नतोदर, कनकेव टू द ओरिजिन होता है ये। एक गुफा की तरह, जैसे केव होते हैं ना, गुफा ऐसे बना हुआ है ना ये, तो इसका बी आंसर ठीक है सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद अवसर लागत का क्या अर्थ है? वैकल्पिक प्रयोग की लागत, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो ए इसका ठीक आंसर है। क्या उत्पादन करना है, इसका मतलब है क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, कंज्यूमर गुड का या कैपिटल गुड का? ठीक है, तो डी यहाँ पर ठीक आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, संसाधनों के विकास का मतलब क्या है? विकास हुआ है यानी कि कोई चीज़ में वृद्धि हुई है, बढ़ा है, तो पीपीसी कहाँ सरक जाता है? दाईं ओर। ये पहले था तो दाईं ओर बढ़ जाएगा जब संसाधनों का विकास होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही बोल रहा है कि ए बी से A1 B1 की तरफ सरकना क्या बता रहा है? संसाधनों की वृद्धि को बता रहा है, बी। क्योंकि यहाँ पर किसी एक वस्तु की बात नहीं हो रही, दोनों में बी से B1 हुआ, ए से A1 हुआ, यानी कि संसाधनों में वृद्धि हुई है, तभी तो दोनों ही कम्युनिटी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि अकुशल कौन सा है? जो आपका 7th क्वेश्चन है इसमें अकुशल पूछा हुआ है। अब ए और बी ये तो फुल यूटिलाइजेशन को दिखाते हैं, डी यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन को दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने अंडर यूटिलाइजेशन की बात की है, अकुशल की बात की है, तो सी पॉइंट। उसके बाद है यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो पीपीसी क्या होगा? ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बढ़ती है तो दाईं तरफ जाएगा ना, ए राइट साइड, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? आर्थिक समस्या का संबंध वही है सीमित साधनों के चुनाव से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कि पीपीसी जो सीमांत अवसर लागत है वो क्या होगी? पीपीसी, अब ये देखिए हमने L1 L2 को लेने के लिए हमने P1 P2 ये वाला कॉलम, इसको लेने के लिए हमने ये छोड़ा है, यानी कि BC को लेने के लिए हमने AB को छोड़ा है, तो BC अपॉन AB या AB अपॉन BC बात सेम ही है भाई। इसको लेने के लिए हमने ये छोड़ दिया या फिर इसको लेने के लिए हमने ये छोड़ दिया, तो दोनों ही बात ठीक है, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। अब ये कह रहे हैं आवश्यकताएं कैसी होती हैं, बार बार हम कह रहे हैं अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं। साधन कैसे होते हैं? जो रिसोर्सेज है वो सीमित होते हैं, लिमिट में होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र बनाते हुए हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम कमोडिटी लेते हैं, ये देखिए कमोडिटी एक्स, वाई पे भी हम कमोडिटी वाई लेते हैं। दो वस्तुओं को बता रहा है ना ये, दो वस्तुओं के उत्पादन को। यदि एक देश में संसाधनों की जो कार्यकुशलता घट जाती है तो पीपीसी क्या होगा? घट गई है, यानी कि बाईं ओर लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए हैं सेकंड चैप्टर के।
उसके बाद है, सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं, ये आपके मल्टीपल चॉइस हो गए हैं, ये अब ट्रू फॉल्स आपके यहाँ करेंगे हम। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है एक सेकंड। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक, सॉरी ये कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो सप्लाई तो कम रहेगी ना, तो ये दुर्लभ होगी चीज़ें। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका संबंध धन और आय के वितरण से है। ठीक है ये भी। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है, नहीं, ये तो नतोदर होता है, हमने देखा था, यानी कि कनकेव होता है। उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का मतलब श्रम का अधिक और पूंजी का कम प्रयोग है। बिल्कुल, श्रम गहन मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर ज़्यादा लगाएंगे, कैपिटल कम लगाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र चार वस्तुओं के संयोग का संभव, चार वस्तुओं का संयोग दिखाता, दो वस्तुओं का दिखाता है, तो इसका मतलब पांचवा भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है। ये ठीक है बिल्कुल, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम स्कार्सिटी ऑफ चॉइस यानी कि चॉइस की प्रॉब्लम की वजह से राइज होती है। उसके बाद अवसर लागत वैकल्पिक प्रयोगों की लागत है, ये ठीक है। और पीपीसी का बाईं ओर है, लेफ्ट साइड अगर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, नहीं, जब कोई चीज़ बढ़ती है तो हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड नहीं, तो यह यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब ये चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट आपके जो ये ट्रू फॉल्स दे रखे थे, ये इस पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट आपके सामने, जिसमें हम चैप्टर थर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर के फिलअप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब ये यूनिट वाइज आपके दो दो पार्ट बनेंगे। अब चाहे कितनी भी मिनट की ये वीडियो हो, प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखना और लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।